नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है यार, जो हो अगर हमको विकसित भारत 2047 तक होना है, नेट जीरो अचीव करना 2070 तक, तो हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2.0 फ्रेमवर्क को यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत है, जो कि एक तरह से कैपिटल सर्कुलेशन पे एम्फेसाइज करता है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात करता है, ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एक तरह से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे बनाया जाएगा, एंड ग्रीन ट्रांजिशन की बात करता है। तो इसके बारे में न्यूज़ में था यार। तो PPP 2.0 की बात करें, PPP 2.0 इन इंडिया। सो PPP मॉडल का ओवरव्यू की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये जो मॉडल है ये होता क्या है यार, इसकी बात करें। सो जो PPP मॉडल है इसके ओवरव्यू की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है यार ये। डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। बाकी जो PPP मॉडल है इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करता है, मोबिलाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, इनोवेशन लाता है, प्रूव एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, एंड जो प्रोजेक्ट रिस्क दोनों के बीच में पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एंटिटी है उसके बीच में ये शेयर करता है यार रिस्क को, एंड जो फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट के अंदर उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे रिड्यूस करता है फिजिकल बर्डन को। ये ऑब्जेक्टिव है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। बाकी जो कॉमन मॉडल्स यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं, कॉमन मॉडल्स की बात करें तो BOT जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, बिल्ड कौन करेगा, प्राइवेट ऑपरेट करेगा, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देगा गवर्नमेंट को। BOOT build, own, operate and then transfer, build, own, operate and then transfer। जो DBFOT है दैट इज़ डिज़ाइन, प्राइवेट सेक्टर करेगा, बिल्ड प्राइवेट सेक्टर करेगा, फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर करेगा, फिर ऑपरेट करेगा, फिर ट्रांसफ़र कर देगा यार। इसके बाद हम बात करें HM मॉडल्स की, हाइब्रिड एनुइटी मॉडल, हाइब्रिड एनुइटी मॉडल की ओपन मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो भी एक तरह से प्राइवेट पार्टनरशिप ही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। बाकी जो PPP 1.0 था वो फेल हो गया यार, उसका कारण क्या था, बिकॉज उससे लाइबिलिटी मिसमैच देखने को मिला, इसीलिए तो लॉन्च किया गया PPP 2.0। फेलियर ऑफ PPP 1.0 क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एसेट लाइबिलिटी मिसमैच
जो शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स थे उसकी वजह से भी एक फेल हो गया यार, बिकॉज लॉन्ग टर्म तक नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में कोई चुका नहीं पाता है तो प्रॉफिट होगा नहीं तो कहाँ से चुकाएगा। सो इसकी वजह से भी फेल कर गया। एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं, एसेट्स जो थे वो 30 से 50 साल के लिए थे। टर्म लोन्स जो थे वो शॉर्ट टर्म के लिए थे, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिले यार। हैवी इनिशियल डेट बर्डन, शुरुआती दौर पे जो कर्ज था वो बहुत बढ़ गया। हैवी इनिशियल डेट बर्डन हमको देखने को मिला 2008 के अंदर। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उसने जो कमियां हैं उसको बताया यार, शॉर्टफॉल्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके बाद हमारे पास लोग जो है मतलब राइज देखने को मिला नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में फेलियर हुआ, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यहाँ पे डिक्लाइन हो गया यार, डिक्लाइन इन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो ये फेलियर था, इसीलिए ज़रूरत पड़ा हमको 2.0 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। सो द नीड फॉर PPP 2.0 की बात करें तो ज़रूरत पड़ा बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हमको ज़रूरत थी अराउंड 185 लाख करोड़ की, तो इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना होगा। खुद तो गवर्नमेंट इतना मिल नहीं पाएगा यार। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ₹185 लाख करोड़। बाकी जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं रिन्यूएबल्स के अंदर, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। हाई ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, डिजिटल सेक्टर में ऑल्सो जो ग्लोबल कैपिटल है हमको एक तरह से अराउंड $110 ट्रिलियन का यहाँ पे अवेलेबिलिटी कराना पड़ेगा। दुनिया में इतना कैपिटल है तो इसको यहाँ पे खींचने के लिए यहाँ पे लाया गया 2.0 का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। एंड जो गवर्नमेंट फिस्कल स्पेस है वो भी यहाँ पे लिमिटेड था, गवर्नमेंट पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए हमको प्राइवेट एंटिटी को इन्वॉल्व करना ज़रूरी हो गया था यार, इसीलिए 2.0 की ज़रूरत है हमको। एंड जो गोल्स हैं विकसित भारत 2047 तक हमको बनाना है, नेट जीरो के जो गोल्स 2070 तक उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे 2.0 ज़रूरी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। विकसित भारत 2047 एंड नेट ज़ीरो बाई 2070 का जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए हमको ये इसकी ज़रूरत है। बाकी जो PPP 2.0 फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर है वो कैसा है यार। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2.0 फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर, तो जो शिफ्ट है वो कैपिटल सर्कुलेशन पे किया जाएगा यार। शिफ्ट टू कैपिटल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। जो फाइनेंस है, फाइनेंस जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कुलर हो जाएगा यहाँ पे 2.0 के अंदर। सर्कुलर फाइनेंस कॉन्सेप्ट इज इन्वॉल्व। बाकी जो स्टेट वाइज फाइनेंसिंग मॉडल की बात करें, स्टेट वाइज फाइनेंसिंग मॉडल की बात करें तो जो प्रिपरेशन होगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट। प्रिपरेशन कौन करेगा, गवर्नमेंट। लैंड एक्विजिशन कौन करेगा, गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट डेवलपर।
ना जो ऑपरेशंस हैं वो एक तरह से इन्वेस्ट करेगा। ऑपरेशनल जो है इन्वेस्ट करेंगे एंड मैच्योर जब हो जाएगा तो पेंशन एंड सोवरेन फंड जो है वो दिया जाएगा। मैच्योर होने के बाद पेंशन एंड सोवरेन फंड्स दिए जाएंगे। ये जो पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2.2, इसके बेनिफिट्स की बात करें बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2.0, तो इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें सो फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया 2.0 से। यहाँ पे फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन देखने को मिलेगा। ऑल्सो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगा, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो प्रोजेक्ट वैलिडिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव्ड होगा। इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट वायबिलिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव होगा। फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो रिड्यूस होगा यार पीपीपी 2.0 से। जो एनपीएस हैं वो यहाँ पे रिड्यूस होंगे। रिड्यूस एनपीएस, पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा। एफिशिएंट पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन। जो बॉन्ड मार्केट है वो यहाँ पे डीपन होगा, सो डीपनिंग ऑफ बॉन्ड मार्केट्स। बाकी जो डेवलपमेंटल बेनिफिट्स हैं 2.0 के, डेवलपमेंटल बेनिफिट्स की बात करें तो लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा यार। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमको लोगों के पास देखने को मिलेंगे, बिकॉज जहाँ यहाँ पे प्राइवेट पार्ट इन्वॉल्व होगा वहाँ पे रोजगार आएगा। यहाँ पे जो चीज़ें बनेगी जिस एरिया में, है ना, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये सब डेवलपमेंटल बेनिफिट्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2.0 के। तो सिर्फ बेनिफिट्स नहीं है भाई, हर चीज़ की अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती। तो चैलेंजेस की बात करें पीपीपी 2.0 के अंदर, चैलेंजेस की बात करें तो लैंड एक्विजिशन में डिलेज हमको देखने को मिल रहे हैं यार। लैंड एक्विजिशन डिलेज देखने को मिल रहे हैं। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी हमको देखने को मिल रहा है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो कमज़ोर हो रहा है, वीक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है ना शैलो हो रहा है यार। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। बाकी जो कंस्टेंट्स हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट डिज़ाइन, सो कैपेसिटी constraints in प्रोजेक्ट डिज़ाइन। दिस आर द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस। तो हमको आगे करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार। तो कैपिटल सर्कुलेशन मॉडल को अडॉप्ट करना होगा यार। अडॉप्ट
कैपिटल सर्कुलेशन मॉडल, जो इन्वेस्ट एंड जो एसेट मोनेटाइजेशन है उसको एक्सपांड करना होगा। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको यहाँ पे एक्सपांड करना होगा। एक्सपांड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड जो एसेट मोनेटाइजेशन है, एसेट मोनेटाइजेशन है उसको एक्सपांड करना होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स हैं उसको रिवाइव करने होंगे। रिवाइव इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, रिस्क बेस्ड रिप्राइसिंग एंड रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत है। रिस्क बेस्ड रिप्राइसिंग एंड रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत है। जो प्रोजेक्ट गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना होगा यार। इम्प्रूव प्रोजेक्ट गवर्नेंस, जो पॉलिसी सर्टेनिटीज़ है उसको यहाँ पे इंश्योर करना होगा। इंश्योर पॉलिसी सर्टेनिटीज़। ये हमने बात की अबाउट दी पीपीपी मॉडल 2.0 की। नेक्स्ट बात करते हैं यार, यहाँ पे जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक था, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, वो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की फाइंडिंग्स है उसने बोला कि देखो जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो डिक्लाइन हुआ है ना। जो इंस्टीट्यूशनल डिग्रीज हैं वो बढ़े हैं, वुमेन एम्पावरमेंट मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम अच्छे हुए हैं, बट फिर भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वो कम हुआ है, जो कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है। तो वो क्या बता रहा है कि पोस्ट नेटल सपोर्ट जो है, डिलीवरी के बाद जो सपोर्ट है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, मैटरनिटी प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, वर्क प्लेस सपोर्ट नहीं है, इसीलिए तो जो है माँ अपने बच्चे को यहाँ पर 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है। तो ये हमारे पास न्यूज़ में था, तो इसके बारे में हम बात करें। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन इंडिया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का जो फाइंडिंग्स हैं इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो जो ओवरव्यू एंड इम्पोर्टेंस की बात करें तो ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर 6 मंथ जो है सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। पानी भी नहीं देना है 6 महीने तक बच्चे को यार। ओनली ब्रेस्ट मिल्क, ऐसे नहीं सिर्फ दूध ही देना है, ब्रेस्ट मिल्क ही होना चाहिए माँ का। सो ब्रेस्ट मिल्क फॉर फर्स्ट 6 मंथ। इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ये इन्फेंट को इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है यार। जो इन्फेंट है उसका, 1 साल से छोटे वाले बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, सो उसको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद जो मदर है उसका जो रिस्क है और ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर को कम करता है। मदर का जो रिस्क है, दैट इज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के रिस्क को कम करता है। बाकी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की जो फाइंडिंग्स हैं उसकी बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की जो की फाइंडिंग्स हैं इसकी बात करें तो जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है यार।
पहले जो था ये 63.7% था अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उससे वो कम हो गया है 55.8% हो गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अकॉर्डिंग। बट ये जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जब बढ़ी हैं तो ये ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से क्यों नहीं हो रहा है यार? तो ये गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं उसको वो दर्शा रहा है। मैटरनल सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मदर्स को। तो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं वो बढ़े हैं यार, इंक्रीज टू 90.6%। अर्ली इनिशिएशन से क्या होता है, ये एक तरह से जो मतलब अर्ली इनिशिएशन और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वो भी बढ़ा है यार, इम्प्रूव है टू 50%। लेस देन 24 आवर ऑफ डिलीवरी जो माँ को तो बच्चे को यहाँ पे दूध पीना ही चाहिए यार, इम्प्रूव टू 50.1%। बाकी जो स्टेट वाइज वेरिएशन है तो शार्प डिक्लाइन हमको देखने को मिला है यार, कहाँ पे शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है? इन यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग डिक्लाइन हुआ है। बाकी कहीं कहीं पे इम्प्रूवमेंट ही हुआ है, लाइक कह रहे हो तो हर चीज़ में आगे ही रहता है यार। तो यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है ये बढ़ा है। गुजरात में, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद जो कंसर्न है कि रूरल एरियाज़ में देखो भाई, ये जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है उसका यहाँ पे डिक्लाइन देखने को, स्टीप फॉल देखने को मिला है। कंसर्न्स की बात करें तो स्टीपर फॉल इन रूरल एरियाज़। बाकी जो रीजंस फॉर द डिक्लाइन की बात करें, क्या कारण जिसकी वजह से यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में, जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब वो जल्दी वापस से काम में चले जाते हैं बच्चे की डिलीवरी के बाद, तो उसकी वजह से बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला पाते यार। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अर्ली रिटर्न टू वर्क, ऑल्सो जो लिमिटेड मैटरनिटी प्रोटेक्शन है वो भी एक कारण है यार। जिसमें जो बेनिफिट हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलते हैं, या मैटरनिटी बेनिफिट, इसके अंदर जो बेनिफिट है ये किसको मिलते हैं यार? इट इज़ बेनिफिट्स कन्फाइंड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। बाकी जो सी सेक्शन है वो बढ़ रहा है, राइजिंग सी सेक्शन, जिसकी वजह से जो इनिशिएशन एंड फार्मूला डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है यार। फार्मूला डिपेंडेंस, ब्रेस्ट मिल्क डिलेड इनिशिएशन एंड फार्मूला डिपेंडेंस देखने को मिल रहा है। बाकी जो पोस्ट नेटल सपोर्ट है उसकी भी कमी है यार, वीक पोस्ट नेटल सपोर्ट, लाइक शॉर्टेज ऑफ लैक्टेशन कंसल्टेंट्स, जो लैक्टेशन कंसल्टेंट्स है उसकी भी यहाँ पे कमी है। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी देखने को मिले यार, इसके वजह से भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला ब्रेस्ट फीडिंग का। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें तो अर्बनाइजेशन एंड न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है उसकी वजह से भी यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कम हुआ है।
मार्केटिंग की बात करें तो एग्रेसिव प्रमोशन ऑफ इन्फेंट फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है ब्रेस्ट मिल्क को यहाँ पे तरीके से इतना ध्यान नहीं देते भाई, बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है फार्मूला फीडिंग का। इसकी वजह से यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का। बाकी जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव रहे हैं उसकी बात करें गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की बात करें तो जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है 1975 का, यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड आंगनवाड़ी काउंसलिंग की बात की जाती है यार। न्यूट्रिशन एंड आंगनवाड़ी में काउंसलिंग दी जा रही है। जो IMS एक्ट ऑफ 1992 है उसने यहाँ पे रेगुलेट किया जो मार्केटिंग है ऑफ दिस फार्मूला फीड। रेगुलेटिंग फार्मूला मार्केटिंग। बाकी जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है 2017 का जो आया था, इसके अंदर कंडीशनल कैश मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है यार। तो ये सब इनिशिएटिव्स रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिसने तरह से कोशिश की कि आज जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है उसको बढ़ाएं, मैटरनल बेनिफिट्स दें और उनके हेल्थ को सुधारें। बाकी जो MAA प्रोग्राम है ना, इट इज़ मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम जो है ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग एंड जो है ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग कर एंड पास्चराइज डोनर ह्यूमन मिल्क जो है वो उसके बारे में प्रोवाइड करने की बात करता है फॉर प्री मैच्योर लो बर्थ वेट है ना, एंड जो क्रिटिकली इल न्यू बॉर्न्स हैं अगर मम्मी का मिल्क अवेलेबल नहीं है तो एक तरह से लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स बनाता है। लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स बनाता है, कम्युनिटी लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स। बाकी जो पोषण अभियान है ना, पोषण अभियान दैट इज़ दी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है वो मैटरनल इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड के न्यूट्रिशन को प्रमोट करने की बात करता है ना, कैसे बिहेवियरल चेंज ला के डिजिटल मॉनिटरिंग करके कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करके है ना। पोषण अभियान की बात करें तो ये बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन करता है। बाकी डिक्लाइन से क्या हो रहे हैं यार, जो मैटरनल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है जब ये डिक्लाइन हो रहा है तो इससे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मोबाइल मतलब बच्चा को ठीक से खाना नहीं मिलेगा तो क्या माल न्यूट्रिशन होगा। सो व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस डिक्लाइन। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो लिए गए इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। बाकी जो इम्प्लीकेशन ऑफ डिक्लाइन इन ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वो क्या क्या हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ डिक्लाइन, हेल्थ की बात करें हेल्थ इम्प्लीकेशन क्या क्या होगा यार। तो माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, चाइल्ड को इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ जाएगा यार, एक तरह से चांसेस बढ़ जाएंगे। माल न्यूट्रिशन चाइल्डहुड इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं बिकॉज इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो बढ़ जाएगा यार। तो ये हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑफ डिक्लाइन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बाकी ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो जो बच्चा होगा उसको ठीक से विकास नहीं होगा यार। स्टंटिंग हो सकती है, वास्टिंग हो सकती है एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ डिक्लाइन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें
तो हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी कम होगा, हायर हेल्थ केयर कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी लॉस देखने को मिल सकता है। बाकी जो इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट है वो इंक्रीज़ होगा, बिकॉज़ आप जो चीज़ें का इस्तेमाल करोगे फॉर्मूला फीड का, तो उससे प्लास्टिक वेस्ट बढ़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलेगा यार। ऑल्सो जो SDG 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, ये सबको थ्रेटन करेगा यार। ये डिक्लाइन इन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, इसका इम्पैक्ट डलेगा ऑन SDG 2, 3, 5 एंड 10। SDG 2 जो है जीरो हंगर की बात करता है यार, है ना। SDG 2 जो है वो जीरो हंगर की बात करता है। SDG 3 जो है गुड हेल्थ की बात करता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। SDG 5 जो है जेंडर, देखो जी इधर से 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, एंड 10 जो है वो रिड्यूस करने की बात करता है इनइक्वालिटीज़ को। तो ये सब इम्पैक्ट होगा, सबके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा यार। ये हमने बात की अबाउट द डिक्लाइन इन द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि यहाँ पे न्यूज़ में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अबाउट द न्यूज़ की जो इंडियन गवर्नमेंट ने उसने जो इशू किया नोटिस किसको, मेटा को, कि जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोजिट एंड अब्यूजिव मटेरियल जो एडवर्टाइज कर रहा है ऑन इंस्टाग्राम, उसको जल्दी से जल्दी एक तरह से रिमूव करे, है ना। एंड एक तरह से जो इंडिया का जो डिजिटल लॉज हैं उसको सेव करने के लिए यहाँ पे ये बोला गया, ठीक है। तो इसके बारे में न्यूज़ में था यार। सो यहाँ पे हम बात करें अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल लॉज, मेटा केस एंड जो डिजिटल सेफ्टी इन इंडिया की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो मेटा कंट्रोवर्सी है उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो नोटिस था मेटा की जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल उसको निकाले जल्दी से जल्दी। जो ट्रिगर्स हैं इसकी बात करें तो जो BBC का जो आई इन्वेस्टिगेशन था उसने ये बताया यार, ओके। बाकी जो मिनिस्ट्रियल इंटरवेंशन है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिला, है ना। ये जो BBC का जो आई इन्वेस्टिगेशन है इसने क्या बताया कि देखो भाई जो पेड एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं इंस्टाग्राम के अंदर, जिससे जो यूज़र्स हैं उसको टेलीग्राम चैनल्स पे यहाँ पे भेजा जा रहा है जहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल्स को बेचा जा रहा है, तो इसको हटाने की बात की गई मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना। मिनिस्ट्रियल इंटरवेंशन देखने को मिला, बिकॉज नोटिस यहाँ पे इशू किया गया, जिससे जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने बोला कि जो फर्दर रेगुलेशन वो हम करेंगे एंड मेटा रिस्पॉन्स को कंसिडर करने की बात की कि आप हमारी बात को मानो,
हम यहाँ पे मेटा रिस्पॉन्स ने बोला कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं, कोई भी ऐसी गलत चीज़ रहेगी है ना तो उसको हम हटाएंगे, ऐसा बोला है ना। ऑटोमेटेड डिलीशन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे करेंगे जो कि क्रिमिनल्स को यहाँ पे मॉडरेशन सिस्टम से हटाएंगे एक प्रकार से। सो मिनिस्ट्रियल इंटरवेंशन देखने को मिला। जो मेटा का रेस्पॉन्स है वो क्या रहा है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है। बाकी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल की बात करें अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल की बात करें, डेफिनेशन तो यहाँ पे विजुअल एंड डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है यार। है ना। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल का मतलब समझो। सो यहाँ पे विजुअल, ऑडियो, डिजिटल या फिर कंप्यूटर जनरेटेड कोई भी कंटेंट है जो सेक्सुअल अब्यूज़ को या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस को करता है। लाइक यहाँ पे ये टर्म है, ये जो अर्लियर एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी है जो पहले इस्तेमाल किया था, उसको यहाँ पे ये क्या करता है, रिप्लेस किया, जिससे जो कंटेंट डॉक्यूमेंट है लाइक चाइल्ड अब्यूज़ उसको समझा गया रादर देन कंसेंशुअल एक्टिविटी यार। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सोचने को मिलता है, कंसेंशुअल एक्टिविटी नहीं है भाई, ये चाइल्ड अब्यूज़ है, इसीलिए इसको यहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल नाम बदला गया। तो इसमें यहाँ पे वही आता है, विजुअल एंड डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन होता है यार बच्चों का यहाँ पे। जो टर्म चेंज किया गया चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है, रिप्लेसिंग द पोर्नोग्राफी टर्म चेंज की बात करें तो चाइल्ड अब्यूज़ किया गया रिप्लेसिंग पोर्नोग्राफी। बाकी जो लीगल स्टेटस है, लीगल स्टेटस की बात करें तो यार ये पनिशेबल है यार। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल कुछ कोई भी सर्कुलेट करता है, इट इज़ पनिशेबल इन इंडिया। एंड ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करें तो इंटरपोल का जो डाटा बेस है उसके अंदर भी यहाँ पे डाटा रखा जाता है यार। इन सब चीज़ों को जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं उनको यहाँ पे पनिश किया जाता है। ओके, तो इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक इंटरपोल जो है वो मेंटेन करता है डाटा बेस ऑफ आइडेंटिफाइड जो सेक्सुअल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल होता है, जो मेंबर कंट्रीज उनको असिस्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में। नेक्स्ट अगर हम लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की बात करें लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, टू 2000 उसके अंदर ये कवर होता है यार। जो आईटी रूल्स हैं 2021 के, जहाँ पे ड्यू डिलीजेंस की बात की जाती है, वो कवर करता है चाइल्ड, है ना। जो सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल है उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर ये कवर होता है यार। पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 जो भारतीय न्याय संहिता है के अंदर भी इसका मेंशन्ड है यार। BNS 2023। बाकी जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स की बात करें जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है वो यहाँ पे बनाया गया है यार। नेशनल
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है NCRP, उसके अंदर इसको बनाया गया है। यहाँ पे ये मैकेनिज्म दिया गया है टू रिमूव दिस, है ना, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है उसको। बाकी जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, दैट इज़ I4C, ये भी इसको एक तरह से रेगुलेट करता है। बाकी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है CBI, वो इसको रेगुलेट करता है। एंड जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ISPs, है ना, वो यहाँ पे जो चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल है उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसको हटाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए सब बनाया गया है। बाकी जो यहाँ पे की चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग दी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल की बात करें, जो एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं वो मेन चैलेंज है यार। लाइक टेलीग्राम की बात करें, एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन जो है वो एक चैलेंज है। क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन की बात करें कि एक देश से दूसरे देश की चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, तो क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। AI जनरेट एब्यूजिव मटेरियल जो हैं वो हमको रिसेंट टाइम्स में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। AI जनरेटेड एब्यूज़ मटेरियल, प्राइवेसी एंड सेफ्टी का जो बैलेंस है वो हमको देखने को मिलता है कि यार आदमी मेरी प्राइवेसी बोल के, है ना, ऐसे घूमता फिरता है, तो सेफ्टी बैलेंस करना दोनों के बीच में यार। बाकी जो एड टेक गवर्नेंस है उसका फेलियर देखने को मिलता है यार। टेलीग्राम फेल टू रिमूव दी सेक्सुअल एब्यूज़, है ना, मटेरियल, बट वो बोला कि मैं करूँगा रिमूव, ठीक है, तो फेलियर हो पाए, बहुत सारे टेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो करना क्या, व्हाट इज़ दी वे फॉरवर्ड यार। वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमको जो प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, जो AI एंड हैश मैचिंग है उस वो करना पड़ेगा यार। AI का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड हैश जो टैग्स होते हैं उनको यहाँ पे मैच करना होगा। उनको जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। एनहांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग हमको जागरूकता लानी होगी, लिटरेसी को बढ़ाना होगा। इम्प्रूव चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी लिटरेसी एंड अपडेट करने की ज़रूरत है। जो रेगुलेटरी एंड एडटेक ओवरसाइट को यहाँ पे रेगुलेट करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल। एंड जो यहाँ पे इंस्टाग्राम जो केस था उसकी बात की हमने यार, जो मेटा कंट्रोवर्सी है। नेक्स्ट बात करते हैं यार सिंथेटिक सेल्स की। यहाँ पे सिंथेटिक सेल्स न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा है उसने एक तरह से डेवलप किया सिंथेटिक सेल जो कि ग्रो कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है अपने DNA को, है ना, एक सिंथेटिक कैपेबिलिटीज़ है उसके पास ग्रो करने की, डिवाइड करने की, एक नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है इसके अंदर। तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लाया है सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर, जहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ होगा इसको हम समझ सकते हैं। तो हम उसके बारे में बात करें, सिंथेटिक सेल।
तो ये सिंथेटिक सेल है। ओवरव्यू की बात करें तो डेफिनेशन की बात करें, देखो भाई आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड सेल लाइक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक सेल बोलते हैं। भाई जो सिंथेटिक सेल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लिपिड मेम्ब्रेन होता है यार, जैसे सेल का लिपिड मेम्ब्रेन होता है। जेनेटिक मटेरियल हो सकता है डीएनए या फिर आरएनए। प्रोटीन एंड एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। इसके पर्पस की बात करें, सिंथेटिक सेल को क्यों बनाया गया कि प्रिंसिपल ऑफ लाइफ को समझ सके, कैसे लाइफ उत्पन्न हुआ होगा, अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। मेडिकल एंड बायोटेक एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे सिंथेटिक सेल बनाया जा रहा है। मेडिकल एंड बायोटेक एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी को समझने के लिए। बाकी टाइप्स की बात करें तो मिनिमल सेल्स एंड प्रोटो सेल्स, दो टाइप के होते हैं सिंथेटिक सेल्स यार। बाकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है यहाँ पे सिंथेटिक सेल के अंदर, जो डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें कैसे डेवलप किया जाता है, सो जो लाइपोसोम बेस्ड कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है यार। लाइपोसोम बेस कंस्ट्रक्शन, प्योर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होता है यहाँ पे। प्योर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होता है। 9000 जो है ना, 9000 बेस पेयर सिंथेटिक जीनोम देखने को मिलता है। अल्फ़ा हीमोलाइसिन फीडिंग मैकेनिज्म होता है यार, इससे बनाया जाता है अल्फ़ा हीमोलाइसिन फीडिंग मैकेनिज्म, जो Phe29 DNA पॉलीमरेज रेप्लिकेशन है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। बाकी जो इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल डिवीजन, जो डार्विन का जो एवोल्यूशन है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तरह से इसको बनाया गया और इस तरह से यहाँ पे इसको ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डार्विनियन एवोल्यूशन। बाकी सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन की बात करें तो ये सिंथेटिक बायोलॉजी की तरह से एडवांस करेगा भाई। जो भी सिंथेटिक सेल बनाया गया है यहाँ पे ना, ये हमारे पास जो सिंथेटिक बायोलॉजी है, सिंथेटिक सेल जो है उसको एडवांसमेंट लाएगा सिंथेटिक बायोलॉजी में। जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसके अंदर रिसर्च में हेल्प करेगा यार।
ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च। बायोमेडिकल की बात करें तो बायोमेडिकल में यहाँ पे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हमको देखने को मिलेगा यार। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी देखने को मिलेगा। कैंसर एंड जीन थेरेपी में यहाँ पे हेल्प करेगा ये, इसको लड़ने में कैंसर से। टिश्यू रिजनरेशन में हेल्प करेगा। वैक्सीन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। बाकी जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है, इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यार। बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, बायोफ्यूल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इन्वायरमेंट रिमेडिएशन, जो इन्वायरमेंट में जो गंदगी हो गया है उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। इन सब में इसका एप्लीकेशन है। बाकी जो रेगुलेशन एंड एथिक्स की बात करेंगे, बिकॉज सिंथेटिक बायोलॉजी से तो कुछ भी बनाया जाता है, तो यहाँ पे रेगुलेशन एंड एथिक्स बहुत ज़रूरी है यार। रेगुलेशन एंड एथिक्स की बात करें तो जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग दिस सिंथेटिक बायोलॉजी और सिंथेटिक सेल, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स की बात करें तो जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, CBD, ये यहाँ पे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो कि इसको रेगुलेट करता है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ये भी इसको रेगुलेट करता है। जो WHO के जो बायोसेफ्टी गाइडलाइंस हैं, WHO की जो बायो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको रेगुलेट करने में। बाकी जो चैलेंजेस हैं यहाँ पे, चैलेंजेस की बात करें तो जो इनकम्प्लीट लिविंग सिस्टम है वो एक तरह से यहाँ पे चैलेंज है यार। यहाँ पे सिंथेटिक सेल तो बना दिए, बट जो लिविंग सिस्टम की ज़रूरत है वहाँ पे हमने इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। इनकम्प्लीट लिविंग सिस्टम, जो टेक्निकल हार्डल है सर्वाइवल में, वो बहुत बड़ा चीज़ है यार। ठीक है बना तो दिया, बट ये सर्वाइव ज़्यादा तक नहीं कर सकता। सो ये जो है ये एक चैलेंज है। बायोसेफ्टी एंड मिसयूज़ का यहाँ पे रिस्क रहता है यार। एथिकल एंड ओनरशिप इश्यूज हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। एथिकल एंड ओनरशिप इश्यूज यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। बाकी जो इंडिया एंड सिंथेटिक बायोलॉजी की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे E3 पॉलिसी यहाँ पे लाया यार। जो ये E3 पॉलिसी है इंडिया का, नहीं, जो इंडिया की E3 पॉलिसी है वो प्रमोट करने की बात करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी को, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड जो एडवांस बायोटेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करने की बात करते हैं फॉर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट।
ओके, इंडिया एंड सिंथेटिक बायोलॉजी की बात करें तो जो नेशनल बायो ई3 पॉलिसी है, नेशनल बायो ई3 पॉलिसी है 2024 का, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट रिसर्च इन जो रिसर्च इकोसिस्टम है, लाइक यहाँ पे आईआईएससी की बात करें, आईआईटीज़ की बात करें, जो सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी को एडवांस किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना रिसर्च हो रहे हैं। बाकी जो बायोटेक्नोलॉजी विज़न फॉर हेल्थ केयर है ना, जहाँ पे सिंथेटिक बायोलॉजी को एक तरह से की पिलर आ रहा है भाई, हेल्थ केयर इनोवेशन में उभर के आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायो इकोनॉमी के अंदर, प्रिसीजन मेडिसिन के अंदर। बाकी जो वे फॉरवर्ड है यहाँ पे करना क्या है आगे सिंथेटिक बायोलॉजी को देखते हुए, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार। वे फॉरवर्ड की बात करें तो ये जो फंडामेंटल रिसर्च है उसको स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रेंथन फंडामेंटल रिसर्च। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको ये बढ़ाएगा यार, रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो वो करना अपने को ज़रूरी है। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बनाना होगा यार, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड जो रिसर्च टू एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। रिसर्च तो करना है बट उसका एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए। ऐसे रिसर्च करना है यार जिसका एप्लीकेशन हो। ट्रांसलेट रिसर्चेस को यहाँ पे एप्लीकेशन, बस रिसर्च होते रहेंगे तो क्या ही होगा, उसको एप्लीकेशन में फुलफिल ट्रांसफॉर्म करना होगा। सो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड यार। ये हमने बात किया अबाउट द सिंथेटिक सेल। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो बात करते हैं यार अबाउट दी क्लाइमेट चेंज एंड डेयरी प्रोडक्शन इन इंडिया की। बिकॉज यहाँ पे रिसेंटली स्टडी पब्लिश किया गया साइंटिफिक रिपोर्ट के फॉर्म में, है ना। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में यहाँ पे स्टडी जो पब्लिश किया गया उसने बताया कि देखो जो क्लाइमेट चेंज है वो यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है मिल्क प्रोडक्शन को। जो ट्रांसजेनेटिक प्लेन्स है, मतलब जो गेंगेटिक जो प्लेन्स हैं, है ना, वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के उनके मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है। बिकॉज जो हीट स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पे, तो बफेलोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो दूध कम हो रहा है तो फूड सिक्योरिटी हैम्पर होगा, फार्मर की जो लाइवलीहुड है वो हैम्पर होगी। तो इसके बारे में हम बात करें, क्लाइमेट को यहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन से रिलेट किया गया है। क्लाइमेट चेंज एंड डेयरी प्रोडक्शन इन इंडिया। क्लाइमेट चेंज एंड डेयरी प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करेंगे यहाँ पे। अगर जो की स्टडी फाइंडिंग्स हैं उसकी बात करें सो एक तरह से जो सिग्निफिकेंट मिल्क डिक्लाइन है वो बोला गया यार बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। हीट जो स्ट्रेस है उसका थ्रेशोल्ड यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस जब जाता है, ह्यूमिडिटी जब 70% से ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है यार इनके मिल्क प्रोडक्शन को। ट्रांसगेंगेटिक प्लेन्स की मेन बात हो रही है, ठीक है। हीट स्ट्रेस
थ्रेशोल्ड के अंदर जो टेम्परेचर है इट इज़ मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस एंड जो ह्यूमिडिटी है मोर देन 70%। जो वल्नरेबिलिटी लेवल है इसकी बात करें तो बफेलोज जो है वो मोस्ट वल्नरेबल हैं यार। क्रॉस बीट जो कैटल्स हैं वो टोलरेट नहीं कर पाते इतना टेम्परेचर बिकॉज आदत नहीं है यार इनका। क्रॉस ब्रीड कैटल जो हैं वो लो टोलरेंस कर सकते हैं। बाकी जो इंडिजिनस ब्रीड हैं दे आर मोस्ट रेजिलियंट और मोर रेजिलियंट। बाकी जो पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन है उसके ऊपर भी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है यार क्लाइमेट चेंज की वजह से। और उसके वजह से यहाँ पे जो है इसका इम्पैक्ट की बात की मतलब ये जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से हायर पीईटी होता है पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन जिससे बफेलो का जो मिल्क ईल्ड है वो रिड्यूस रहता है यार अराउंड 1.4 लीटर पर डे है ना। ह्यूमिडिटी आ जा रही है इसकी वजह से। तो इसके फाइंडिंग्स के बारे में बताया गया। बाकी जो की इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे इसमें हम बात करते हैं पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन की, THI की, हीट वेव्स की, सोलर रेडिएशन की। तो ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं यार है ना हीट स्ट्रेस के अंदर। बाकी जो मैकेनिज़्म ऑफ इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज एंड डेयरी प्रोडक्शन के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है यार क्लाइमेट चेंज डेयरी प्रोडक्शन के ऊपर मैकेनिज्म ऑफ इम्पैक्ट की बात करें तो फिजियोलॉजिकल जो हीट स्ट्रेस है लाइक पेंटिंग फीड नहीं होता है ना। इनके मिल्क इजेक्शन कम हो जाता है यार। खाने देखो इन्वामेंट जब क्लाइमेट चेंज होते हैं तो यहाँ पे ये फिजियोलॉजिकली है ना कम खाते हैं है ना। स्ट्रेस होता है इनके अंदर अच्छा बेचैनी जो महसूस होती है इनको तो उसके वजह से भी यहाँ पे ये खाना ठीक से नहीं खाते। जब खाना ठीक से खाएंगे नहीं तो दूध बनेगा कैसे। तो इससे क्या होता है डिसरप्शन होता है जो मिल्क इजेक्शन है वो डिसरप्टेड मिल्क इजेक्शन। तो और फूडर एंड वाटर अवेलेबिलिटी भी कम हो जाता है यार क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे खाना नहीं मिल पाता लोग खाना नहीं दे पाते इसकी वजह से भी मिल्क प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है। इन फूडर एंड वाटर अवेलेबिलिटी ग्रेटर डिसीज बर्डन देखने को मिलता है। इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला अराउंड यहाँ पे 2600 करोड़ का एनुअल लॉस हमको देखने को मिलता है यार यहाँ पे डेयरी सेक्टर के अंदर अगर इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इकोनॉमिक लॉस कैलकुलेट किया गया। इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें अराउंड 2661 करोड़ एनुअली लॉस हो रहा है। बाकी जो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया की बात करें इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया तो जो डेयरी इकोनॉमी है इसको थ्रेट पहुंचाएगा यार ये थ्रेट टू डेयरी इकोनॉमी लाइवलीहुड रिस्क हमको देखने को मिलेगा फॉर अराउंड 80 मिलियन फार्मर्स की ज़िंदगी जो डेयरी के ऊपर डिपेंडेंट है
उनकी यहाँ पे ज़िंदगी को प्रभाव पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी की मतलब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बिकॉज प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है दूध, या कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर डेयरी प्रोडक्शन कम हो गया तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इफेक्ट होगा। प्रोटीन एंड कैल्शियम। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की बात करें, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की बात करें ऑफ एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट से प्रभावित होता है। बाकी जो एडेप्टिव मेजर्स यहाँ पे लिए जा सकते हैं, इसमें जो माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट है उसकी बात करें तो जो स्प्रिंकलर्स हैं, फॉगर्स हैं, या फिर शेड्स हो गए, इनसे यहाँ पे बचा सकते हैं यार गायों को यहाँ पे हीट स्ट्रेस से। एंड जो फीडिंग है, इनका खाना को अच्छे से इम्प्रूव करना होगा, वाटर अच्छे से देना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस को ऐसे नहीं कि भाई उग नहीं रहा है तो नहीं देंगे ठीक से, है ना। ऑल्सो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, लाइक पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया, THI जो इंडिकेशंस हो गए, ये करने पड़ेंगे अपने को यार, है ना। जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स है उसको यहाँ पे इंडिकेटर्स रहते हैं यार, जिन जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ से हम अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं जिससे हमको समझ आए कि भाई यहाँ पे अब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है, हीट वेव्स आने वाले हैं। तो उस समय यहाँ पे हम उस हिसाब से ये क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकें, उन वो गायों को बचा सकें, है ना। तो ये हमको करना होगा। थर्मोटॉलरेंट ब्रीड्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे मतलब ऐसे गाय की ब्रीड्स जो कि यहाँ पे जो इंडिजिनस ब्रीड हैं वो टॉलरेंट है यार। बाकी जो ट्रांस यहाँ पे ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग से जो बने हुए हैं, लाइक जो बोस है, इंडिया का जो बोस इंडिकस है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंट होता है, टॉलरेंट होता है, इसको प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि भारत में पैदा हुआ है ना। हमारे पास जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो कंजर्व करना पड़ेगा। सो ये सब एडेप्टिव मेजर्स ले सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें, सो ये जो है प्रमोट करने की बात करता है जो कंजर्वेशन एंड जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स का, है ना। और क्या इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने यार, जो NP फॉर डेयरी डेवलपमेंट, NP मतलब नेशनल प्रोग्राम्स आए यहाँ पे, लाइक नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट जो है उसने डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मिल्क प्रोक्यूरमेंट एंड वैल्यू चेन को एक तरह से इम्प्रूव किया। सो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, जिसको हमने बोला NPDD, जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया यार। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन NLM, एंड जो निकरा है दैट इज़ फॉर रेजिलिएंट, है ना। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर क्या बोला गया, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर सपोर्ट किया गया जो फूडर डेवलपमेंट है या फिर जो ब्रीड है उसको इम्प्रूव करेंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट की बात की गई। एंड जो निकरा है नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इनोवेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने की बात करता है, डेवलप करने की बात करता है इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। बाकी जो NAPCC है विच इज़ फॉर सस्टेनेबल
एग्रीकल्चर, ठीक है, दैट इज NAPCC, मतलब कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। वो नेशनल मिशन है फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रिसोर्स एफिशिएंसी को ये प्रमोट करता है। बाकी व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात करें तो जो क्लाइमेट स्मार्ट डेयरी फार्मिंग है इसको हमको प्रमोट करना होगा। प्रमोट क्लाइमेट स्मार्ट डेयरी फार्मिंग। जो इंडिजिनस ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसको यहाँ पे स्केल अप करना होगा। स्केल अप इंडिजिनस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। जो फूड सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूव फूडर सिक्योरिटी। जो क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज हैं उसको एक्सपांड करना होगा। बाकी स्मॉल है, जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा यार। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्मॉल होल्डर्स, स्मॉल जो फार्म रखते हैं, कम गाय रखे हैं उनको। लाइफ स्टॉक जीनोमिक्स के अंदर हमको रिसर्च को बढ़ाना होगा यार। रिसर्च इन लाइफ स्टॉक जीनोमिक्स। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड जो डेयरी प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर उसकी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स से टॉपिक यहाँ पे न्यूज़ में थे उसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार माचा ट्री की। माचा ट्री यहाँ पे न्यूज़ में था बिकॉज जो असम के चटोला तिंगाई टी स्टेट है वहाँ पे इंडिया का ये पहला ऐसा कमर्शियल प्रोड्यूसर बना है माचा टी का, जो कि एक तरह से कंट्री के टी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। माचा ट्री के बारे में बात करें असम में उगता है यार माचा टी जो है। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो असम का जो छोटा तिंगराई टी स्टेट है, असम छोटा तिंगराई टी स्टेट है, वो इंडिया का पहला कमर्शियल प्रोड्यूसर बना है। इट बिकेम्स इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल प्रोड्यूसर। की फीचर्स की बात करें तो ये जो माचा टी है यार ये छाँव में उगता है कब, शेड ग्रोन 3 to 4 वीक्स लगते हैं। एंड होल लीफ को यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है, होल लीफ कंजम्पशन किया जाता है। एंड ये जो कैचिन्स एंड एल लियनिन्स है उसमें रिच होता है यार, रिच इन कैचिन्स एंड एल थियानिन। बाकी जो प्रोडक्शन की बात करें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कौन है, जापान में मेन उगता है ये। चाइना एंड वियतनाम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे माचा ट्री उगाते हैं। बाकी चाइना अकाउंट फॉर 70% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन यार। अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ ग्लोबल
प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जब ये माचा टी बनाते हैं तो उसको पहले स्टीम करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर डी स्टीम करते हैं, जिसको तेंचा कहते हैं। एंड दिस हैव ग्रोन इनटू वाइब्रेंट ग्रीन पाउडर्स, ठीक है। स्टोन ग्रोन इनटू स्टोन में ग्राइंड करते हैं ग्रीन पाउडर के फॉर्म में, वाइब्रेंट ग्रीन पाउडर। बाकी जो इंडिया जापान का जो कोऑपरेशन है उसके अंदर भी इसके रिलेटेड कोऑपरेशन किया जाने की बात की गई यार, जो कि डिकेड लॉन्ग कोलैबोरेशन है ना। जो डिकेड लॉन्ग कोलैबोरेशन है इंडिया जापान का, इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल माचा वाज डेवलप्ड थ्रू अ डिकेड लॉन्ग कोलैबोरेशन विद जापानीज टी एक्सपोर्ट्स, जिसने सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफ़र किया। इंडिया जापान कोऑपरेशन के अंदर जो डिकेड लॉन्ग कोलैबोरेशन है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुआ यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्व की, जो सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल था, है ना, फॉर एक्सपेरिमेंट। तो इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया जो फर्स्ट ग्राउंड टेस्ट है सॉल्व सॉलिड मोटर का, जो कि क्रिटिकल टेस्ट प्लेटफॉर्म है यार फॉर दी गगनयान क्रू मॉड्यूल, जिसको पैराशूट बेस्ड डिक्लेरेशन सिस्टम जो है, डिसलेशन सिस्टम जो पैराशूट बेस्ड है, जो वापस भी आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये कंडक्ट किया गया, दैट इज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में बात करें सॉल्व के बारे में, विच इज़ अ लॉन्च व्हीकल। ओवरव्यू की बात करें तो इट इज़ अ सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट, एंड इसको डेवलप किसने किया, डेवलप बाय इसरो, एंड एक सॉलिड मोटर बेस्ड टेस्ट व्हीकल है ये। बाकी पर्पस क्या है सॉल्व का, ये गगनयान क्रू मॉड्यूल को यहाँ पे वैलिडेट करेगा, पैराशूट एंड डिक्लेरेशन टेस्टिंग में हेल्प करेगा यार। पैराशूट एंड डिक्लेरेशन जो होने वाला है, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, नाम समझ रहे, सब ऑर्बिट तक ले जाएगा। बाकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, गगनयान क्रू मॉड्यूल्स को ले जाएगा ना भाई सब ऑर्बिट तक। टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो जो आल्टीट्यूड है ये 10 से 17 किलोमीटर तक जाएगा, एंड देन पैराशूट सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा यार, एंड इट इज़ मोडिफाइड PSLV टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मॉडिफाई करके बनाया गया है। नेक्स्ट जो रिलेटेड टेस्ट की बात करें, सॉल्व से रिलेटेड टेस्ट की, तो जो पैड अबॉट टेस्ट है वो भी सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड है। सो जो रिलेटेड टेस्ट है इसे हम बात करते हैं अबाउट द पैड अबॉट टेस्ट की, दैट इज पैट।
फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट की बात करें तो वैलिडेट करेगा इमरजेंसी क्रू एस्केप ड्यूरिंग द लॉन्च यार, है ना। इसके अंदर जो इमरजेंसी के समय बाहर निकलने में हेल्प करेगा। बाकी जो टेस्ट व्हीकल टीवी मिशन है वो भी इसी के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा जो अबॉर्ट कैपेबिलिटीज़ है अंडर फ्लाइट कंडीशन, अगर डिफरेंट फ्लाइट कंडीशन है तो अबॉर्ट किया जा सकता है। एंड जो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है IADT, ये क्या करेगा, मेन गगनयान से ये रिलेटेड है। तो ये जो है पैराशूट एंड डिक्लेरेशन सिस्टम को यहाँ पे वैलिडेट करेगा। बाकी वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटीज़ के अंदर ये जो टेस्ट है वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी की बात करें WSTF, सो ये जो है स्टिमुलेट करेगा पोस्ट स्प्लैश डाउन रिकवरी विद इंडियन नेवी सपोर्ट यार। बाकी ये हमारे पास हमने बात की वो सॉल्व की, दैट इज सोलर सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में थी दैट इज एशियाटिक लायन यार, ये न्यूज़ में था बिकॉज जो लेटेस्ट एशियाटिक लायन का जो सेंसस है उसमें जो है 891 लायंस यहाँ पे देखने को मिला, जिसने बताया कि जो सेकेंड फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन है आउटसाइड गिर लैंडस्केप वो लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज एशियाटिक लायन गिर से बाहर बहुत कम है यार। गुजरात के अंदर यहाँ पे 891 है 2025 में, जो कि 2020 में 674 थे। तो बाकी जगह भी कंजर्व करने की बात की गई। एशियाटिक लायन की बात करें तो जो पॉपुलेशन स्टेटस है इसकी बात करें तो 2025 में कितना बोला गया सेंसस के अकॉर्डिंग 891 लायंस, 32.2% यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है सिंस 2020 एंड 44.22% जो है लायन जो है आउटसाइड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहाँ पे रह रहे हैं। ये अचीवमेंट है। बाकी जो हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एशियाटिक लायन का, तो ये ज़्यादातर जो है गिर लैंडस्केप गुजरात में ज़्यादातर पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन दिस आर एंडेमिक टू गिर लैंडस्केप दैट इज गुजरात। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट एंड सवानास में ये एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट एंड सवानास में ये पाए जाते हैं। जो न्यू हैबिटेट की बात करें तो जो बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हैज़ एमर्ज एज ए न्यू लायन हैबिटेट बिकॉज विद इन गुजरात ही है ये, बट यहाँ पे अच्छा पॉपुलेशन हमको एशियाटिक लायन का देखने को मिल रहा है। कोई ब्रीडिंग पॉपुलेशन तो गिर नेशनल पार्क में है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉम्प्लेक्स में। बाकी जो कंजर्वेशन जो स्टेप्स लिए गए उसके बारे में बात करें तो IUCN कैटेगरी में जो एशियाटिक लायन है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, एंडेंजर्ड। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल 1 में आते हैं। प्रोजेक्ट लायन की बात करें तो 2020 लाया गया प्रोजेक्ट लायन फॉर
प्रोजेक्ट लाइन की बात करें तो 2020 में जो ये लाया गया था, अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स के, ठीक है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया। प्रोजेक्ट लाइन जो लाया गया था वो फोकस करता है हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के ऊपर, डिसीज सर्विलेंस एंड जो कॉरिडोर्स को डेवलप करेंगे फॉर पॉपुलेशन मैनेजमेंट। बाकी जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ट्रांसलोकेशन जजमेंट जो था वहाँ पे भी हमने देखा कि जो डायरेक्ट एशियाटिक लायंस और कूनो नेशनल पार्क में डाले जाएंगे, जो सेकेंड फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन बनाएंगे बोल के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था इसको 2013 में। तो ये सब हमने देखा। बाकी जो की थ्रेट्स हैं कि क्या से दिक्कत हो रहा है एशियाटिक लायन को, की थ्रेट्स की बात करें तो भाई जो सिंगल पॉपुलेशन है, एक ही तरह का कोई पिंडी में अगर सब मर जाएंगे तो ये पॉपुलेशन सिंगल पॉपुलेशन रिस्क है, एक पर्टिकुलर जगह पे ये आया है ना, है इसलिए। बाकी जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है वो बहुत बड़ा यहाँ पे कारण है कि यहाँ पे डेथ हो जाता है यार लायंस का। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस CDV। इसके बाद जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी कम ही है, लो जेनेटिक डाइवर्सिटी। ह्यूमन लायन इंटरफेस कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है यार, ह्यूमन लायन इंटरफेस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट किया एंड ट्रिब्यूट दिया किसको, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, उनके 125वें सालगिरह के ऊपर 125th बर्थ एनिवर्सरी पे इनके कंट्रीब्यूशंस को बताया यार कि नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशन बिल्डिंग में क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने इनको यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया। सो डॉक्टर श्यामा प्रसाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें इसके अंदर जो अर्ली लाइफ एंड एकेडमिक्स की बात करें इनके, की लाइफ एंड एकेडमिक्स की बात करें, है ना, अर्ली लाइफ एंड एकेडमिक्स की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो कलकत्ता में बॉर्न हुए थे यार, बॉर्न इन 1901 कोलकाता, एंड ये यंगेस्ट एवर वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। ना जो भागवनी है उस जनरल को इन्होंने ही स्टार्ट किया था। सो फाउंडर ऑफ जर्नल भागवनी, है ना। पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो ये फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ BJS, एंड इन्होंने नेहरू कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया था 1950 में, रिज़ाइन फ्रॉम नेहरूज कैबिनेट इन 1950 एंड जो आर्टिकल 370 था उसका अपोजिशन इन्होंने किया यार, अपोजिशन टू आर्टिकल 370, एंड इनको लायन ऑफ पार्लियामेंट बोलते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ये शेर थे भाई, है ना, पार्लियामेंट के। बाकी जो कंट्रीब्यूशन रहा है इनका
तो एक इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एक इंडिपेंडेंट इंडिया का पहले मिनिस्टर थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर आज़ाद भारत के। सो इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी मेंबर थे यार, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कल्चरल नेशनलिज्म है उस पर ये बहुत ज़्यादा जोर देते थे। एडवोकेट फॉर कल्चरल नेशनलिज्म। बाकी लेगेसी की बात करें तो यहाँ पे 125th बर्थ एनिवर्सरी पे इनको ट्रिब्यूट दिया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 125 बर्थ एनिवर्सरी ट्रिब्यूट। एंड लास्टली यहाँ पे हम बात करें तो जो पचन है ना, 55 ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये न्यूज़ में था बिकॉज 55 जो है ग्रीनफील्ड रिफाइनरी को इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे इनाग्रेट किया एज अ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि 55 जो कि राजस्थान में है। ठीक है, बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये है ग्रीनफील्ड मतलब नया बनाया गया, ग्रीनफील्ड मतलब नया बनाया गया। तो इसके बारे में बात करें 55 ग्रीनफील्ड रिफाइनरी बेसिक डिटेल्स की बात करें तो लोकेशन की बात करें कहाँ पे है यार ये, बलोत्रा राजस्थान में बनाया गया। इट इज़, इसका डेवलपर कौन था यार, जो HPCL है एंड राजस्थान गवर्नमेंट ने मिल के इसको डेवलप किया। इन्वेस्टमेंट अराउंड 80,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ओवर ₹79,450 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। बाकी जो टेक्निकल कैपेसिटी ये रखता है, टेक्निकल कैपेसिटी की बात करें तो जो रिफाइनिंग है वो ये करता है यार, दैट इज़ 9 MMTPA। पेट्रोकेमिकल की बात करें तो ये 2.4 मिलियन मैट्रिक टन्स पर है ना बना सकता है। एंड जो नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है, ये डाटा क्यों इम्पोर्टेंट है मेंस में, ठीक है। बाकी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहेगा इसका, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी लाएगा यार। एनर्जी सिक्योरिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी लाएगा। इट एनकर्ड फॉर पेट्रोकेमिकल एंड प्लास्टिक पार्क। जो रीजनल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को ये बढ़ावा देगा। ओके, तो ये हमने बात की जो छोटे टॉपिक्स थे प्रीलिम्स से रिलेटेड, हमने मेंस रिलेटेड टॉपिक्स की बात किया जो चीज़ें करंट अफेयर्स में थी यहाँ पे 6 जून और 6 जुलाई 2026 के रिलेटेड।